नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की जानकारी देने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 30 जून तक आपको या तो नॉमिनी की जानकारी देनी है या तो ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। साथ ही सेबी ने जॉइंट म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आज बताएंगे नॉमिनेशन के क्या है नियम, किसे और कैसे बनाए नॉमिनी, माइनर नॉमिनी के क्या है नियम और नॉमिनी और कानूनी वारिस में क्या होता है अंतर। इन तमाम बारीकियों पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। उनका परिचय करा देते हैं। विकासपुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स, और मृन अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ। विकास और मृन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पहले जरा समझ लें कि आखिरकार नॉमिनी को लेकर क्या है ये ताज़ा डेडलाइन। हालांकि 30 जून की डेडलाइन अभी तय है, सेबी ने जो बोला था, लेकिन करना क्या है मृन, जरा बताइए। अभी ये म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को लेकर पिछले एक साल से जो काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है, सुगबुगाहट चल रही है, फाइनली उसकी डेडलाइन नज़दीक आ रही है। क्या करना है निवेशकों को अभी? नमस्ते स्वाति एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो ये बहुत अच्छा मूव है एक्चुअली रेगुलेटर की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नॉमिनेट नहीं करते हैं। हाल ही में कुछ डेटा भी आया था ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एंड इसमें निकला कि करीब 35,000 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट है म्यूचुअल फंड्स में। तो इसके लिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि दे आर सेइंग कि या तो आप नॉमिनेट करें, या अगर आपको नॉमिनेट नहीं करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना है। बट ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दें, मतलब या तो आप नॉमिनेट करें या आप बोलें कि हमें नॉमिनेट नहीं करना है, विच मीन्स हमें ऑप्ट आउट करना है। तो अभी तक तो ये था कि जो भी आपका मोड ऑफ होल्डिंग है, अगर आपने सिंगल लाइक इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया है तो आपका मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल होल्डर है, या अगर आपका जॉइंट होल्डर है, दोनों को ही ये नॉमिनेशन करना था। तो हाल ही में रेगुलेटर ने कहा है कि जो जॉइंटली हेल्ड अकाउंट्स हैं उन्हें ये अभी करने की जरूरत नहीं है, बट दूसरे जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें ये करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके फोलियोज फ्रीज हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो उसमें ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है नॉमिनेशन के बारे में, और ये बहुत ही जरूरी चीज है सब इन्वेस्टर्स को। मतलब हर समय हम यही देखते हैं कि हमें रिटर्न वगैरह क्या है, बट हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन भी बैक एंड में बिल्कुल सही रहना चाहिए, एंड नॉमिनेशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल। और हाल ही में जैसा जिक्र भी किया अमरिन ने, आरबीआई ने भी एक डेटा निकाला था कि कितना हजारों करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड अमाउंट अलग अलग खातों में पड़ा हुआ है, जिसका कोई वारिस नहीं है, जिसका कोई हकदार नहीं है। और नॉमिनेशन रखना उसकी तरफ एक ज़रूरी कदम है। इसको ज़रूरी बनाया जाए, इसको मैंडेटरी बनाया जाए। पर्पस हमने समझा विकास, लेकिन ज़रूरी क्यों है वैसे? ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्ट आउट ऑप्शन भी दिया है सेबी ने। सेबी कहता है कि आपको अगर ऑप्ट आउट करना है, कि आपको नॉमिनेशन में किसी का नाम नहीं लिखना है, तो आप ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म लिखें। कम से कम एक रजिस्टर तो ज़रूर हो जाएगा कि हाँ, आप एक व्यक्ति, एक होल्डर हैं, यूनिट होल्डर हैं, जिन्होंने ऑप्ट आउट फॉर्म भरा है। एटलीस्ट आपका जो पूरा जो ये खाता है अनक्लेम नहीं जाएगा, या कई बार अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा, जिसका कोई वारिस ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी कम से कम मिलेगी। पर जरूरी क्यों है ऑप्ट आउट? अगर ऑप्शन भरे भी तो कोई क्यों भरे? क्या इसके कोई फायदे भी हैं? धन्यवाद स्वाति, जैसा अमरीन जी ने बोला कि बहुत ज्यादा अमाउंट जो है अनक्लेम्ड में पड़ा हुआ है। देखिए, जब कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की हो, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, ये एक निवेशक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना हर चीज अच्छे तरीके से अप्लाई करते हुए मेंशन करे, चाहे वो नाम हो, ईमेल, जो हम पिछले दिनों शोज पे बात भी कर रहे थे केवाईसी को लेके। वैसे ही नॉमिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लोग भूल जाते हैं कि हमने खुद ही देखा है स्वाति, आप देख लीजिए कोविड के टाइम पे, या एक बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, अचानक से मुंबई में हवा आई और एक होर्डिंग गिरी और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें कितने हादसे हम देखते हैं, और ये इन हादसों के बाद अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट में,
उस इन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं सरदर्दी बन जाती है गवर्नमेंट के लिए कि इस पैसे का क्या किया जाए जब तक कोई लीगल हेयर नहीं आ जाता। तो इसमें बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, वो निवेशक हों या उनके बाद में जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए कि यदि किसी अनफॉर्चुनेटली कार हादसे में हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वेस्टर हैं और उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है और नॉमिनेशन नहीं किया उन्होंने। आप सोचिए उस परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा तो है ही है। उसके बाद जो उनकी छोड़ी हुई विरासत या संपत्ति है उसको लेने के लिए भी बच्चों को कितनी तकलीफ होगी। आप ये चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोविड के बाद कितने परिवार इस चीज से अफेक्टेड हुए। सो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें नॉमिनेशन में अपना नॉमिनी जरूर भरें। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जरूर एक छूट दी है कि आप ऑप्ट आउट करें कि हम अभी कोई नॉमिनी नहीं भरना चाहते हैं। बट मैं फिर भी ये बोलूंगा, जितने निवेशक हैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप कोई ना कोई नॉमिनी जरूर रखिए। यदि किसी दंपत्ति के यहाँ पे अगर कोई बच्चा नहीं है या और इमीडिएट परिवार में कोई नहीं है तो उनको ये इस समय नहीं रियलाइज हो रहा है कि हम किसका नाम डालें और वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं। बट कभी ना कभी तो ऐसी जरूरत पड़ेगी स्वाति की जब उस पैसे को किसी ना किसी की तरफ ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी या होगी। तो ऑप्ट आउट जो है वो आसान तरीका है कि आप एक फॉर्म भर लीजिए, उसमें लिख दिए ऑप्ट आउट कि मैं अभी कोई नहीं करना चाहता हूं। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपका इमीडिएट परिवार में नहीं तो एक्सटेंडेड फैमिली में कोई होगा, एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं तो कोई आपका बहुत प्रिय दोस्त होगा जो आपका एज गुड एज फैमिली मेंबर है। कोई ना कोई नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कोई ना कोई नॉमिनेशन होना ज़रूरी है। मृन, कई बार लोगों को लगता है कि नॉमिनी बनाएँ किसे? जैसा विकास ने भी बताया, लेकिन आइडियली नॉमिनी बनाना किसको चाहिए? क्योंकि ये भी डिबेट चलती रहती है कि लीगल हेयर है, नॉमिनी है, नॉमिनी कौन है, लीगल हेयर कौन है? ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग रहता है हमेशा। तो नॉमिनी आइडियली बनाना किसको चाहिए जिससे कि कल को कोई कानूनी पचड़े में आपकी संपत्ति ना फँस जाए? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नॉमिनी और लीगल हेयर में अंतर क्या होता है। तो नॉमिनी इज ओनली अ केयर टेकर ऑफ अ पर्सन्स वेल्थ। जो पर्सन की वेल्थ होती है वो हर समय लीगल हेयर्स के पास ही जाती है। एंड लीगल हेयर्स या तो आप अगर इंसान अपनी विल लिखता है तो उसके हिसाब से वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन इन लोगों को मेरे सारे एसेट्स जाने चाहिए, तो उनको हम लीगल हेयर बोलते हैं। अगर विल नहीं है, और ये भी हमने बहुत देखा है, इन स्पाइट ऑफ कोविड स्टिल पीपल डू नॉट राइट विल्स इन इंडिया, राइट? एंड ये बहुत बहुत टैबू सब्जेक्ट है, और आप किसी को अप्रोच करेंगे, फैमिली मेंबर को बोलेंगे भी तो उनको लगता है अरे ये हमारी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर विल नहीं है तो प्लीज रिमेंबर कि एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके एसेट्स फिर डिवाइड होंगे। एंड वो भी हर रिलीजन का अपना एक्ट है। सो फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें ये कहते हैं कि अगर एक आदमी की मृत्यु होती है तो उसके जो एसेट्स हैं वो उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसकी माँ में इक्वली स्प्लिट होते हैं, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना नॉमिनी ठीक से चुने, क्योंकि नॉमिनी का रोल ये होता है कि जब एक इंसान की डेथ होती है तो the nominee is the one who is dealing with all the financial institutions and making all the claims, whether it is insurance or it is mutual funds or it is from provident fund or gratuity. जो nominee है वो ये इंसान है जो इन सब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में डील करेंगे एंड क्लेम द एसेट्स, एंड फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर वो लीगल एयर्स को पास ऑन करें। सो बेस्ट इज अगर आप ऐसा नॉमिनी चुने जो आपका लीगल एयर भी हो, बिकॉज फिर इट मेक्स इट मच इजियर। सो यू कैन चूज एनीबडी एज अ नॉमिनी। आप अपने फैमिली मेंबर, आप अपने फ्रेंड्स, आप किसी को भी नॉमिनी चूज कर सकते हैं। माइनर को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं, बट अगर आप माइनर को नॉमिनेट कर रहे हैं तो एक गार्डियन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बट आप सोच समझ के कीजिए कि कौन ये सब काम कर सकेगा अच्छी तरीके से। उनकी विलिंगनेस क्या रहेगी, अगर वो लीगल एयर नहीं है तो उनकी विलिंगनेस क्या रहेगी ये काम करने के लिए। तो ये सब सोच समझ के ही आप नॉमिनेट कीजिए। बिल्कुल। इनफैक्ट ये नॉमिनेशन पे हमने जब पहले भी कई शोज किए थे तो कई सवाल दर्शकों के हमारे पास आए थे। विकास, ऐसे ही एक दर्शक भावना चौहान ने हमें सवाल भेजा था कि अगर मानिए 2 बच्चे हैं
दो बच्चों में से एक को नॉमिनी चुना है और किसी तरीके की कोई वसीयत नहीं है, तो उस केस में जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम नॉमिनेशन में नहीं है, क्या वो संपत्ति का लीगल हकदार हो या हो सकती हैं क्या? तो ये काफ़ी वाजिब सवाल है। तो क्या रहता है इस पूरे केस में? दो बच्चों में अगर एक ही नॉमिनी बनाया गया है, दूसरा नहीं है, तो कल को जाकर क्या वो संपत्ति को क्लेम कर सकता है? जी स्वाति, जैसे अमरीन जी बोल रहे थे कि नॉमिनी इज अ केयर टेकर, वो देखा जाए तो अगर एक बच्चे का नॉमिनेशन दिया है, दूसरे का नहीं दिया है, तो दूसरा बच्चा भी उसको क्लेम कर सकता है, बिकॉज लीगल हेयर तो दोनों बच्चे हैं। तो नॉमिनी खाली केयर टेकर है। तो आइडियली या तो दोनों बच्चों को आप 50-50 करके देते हैं तो डिस्प्यूट नहीं आएगा आगे। लेकिन दूसरा बच्चा भी उसको क्लेम कर सकता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे विल जो होती है वो हर किसी चीज को सुपरसीड कर जाती है। सो एंड ऑफ द डे यदि विल है तो विल किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं छोड़ती है। अगर मान लीजिए विल में उन्होंने लिखा है कि मेरे एक ही बच्चे को एसेट्स ट्रांसफर हो जाए, दूसरे को ना हो, फिर वो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन केवल नॉमिनेशन में दिया है, कोई विल नहीं है, तो फिर दूसरे बच्चा भी जो है वो क्लेम कर सकता है। ओके, तो जब तक लीगल वसीयत नहीं है, कानूनी वसीयत नहीं है, तब तक जो दूसरा बच्चा भी है जिसका नाम नॉमिनेशन में नहीं है, वो डेफिनेटली, क्योंकि खून का रिश्ता है, रिश्तेदार है, तो वो उसको ज़रूर क्लेम कर सकते हैं संपत्ति को। लेकिन अगर वसीयत में नाम है किसी एक का, तो डेफिनेटली, और पूरा वाजिब नाम है, अच्छे संपत्ति अच्छे से बनाई गई है, रजिस्टर्ड भी है, रजिस्टर करना भी ज़रूरी होता है वसीयत को, तब शायद यहाँ पर उस केस में शायद वो क्लेम न कर पाएँ। पर जब ये अकाउंट्स की बात हो रही है अमरिन, जब खासतौर पर म्यूचुअल फंड में सिंगल जो यूनिट होल्डर हैं उनके लिए तो नॉमिनेशन मैंडेटरी किया गया है, जिसकी जो तारीख 30 जून 2024 रखी गई है सेबी द्वारा। जॉइंट यूनिट जो खाते हैं, जॉइंट होल्डर खाते जो है म्यूचुअल फंड के, उनमें अनिवार्यता नहीं रखी गई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नॉमिनी रखें। क्या इसकी वजह हो सकती है? उसमें क्या रहता है, जॉइंट होल्डर जब होते हैं म्यूचुअल फंड में, तब उस पूरे प्रोसेस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती कैसे है? इन केस ऑफ एक की डेथ पे वो पैसा किसको जाता है, तो उसमें नॉमिनी क्यों नहीं ज़रूरी है? तो कोई भी आप फाइनेंशियल अकाउंट अगर आप देख लेंगे, अगर वो आइदर और सर्वाइवर बेसिस पर है, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्राइमरी होल्डर, द एसेट्स ऑटोमेटिकली गो टू द सर्वाइवर। इट डजंट मीन टू से कि हमें ट्रांसमिशन प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, हमें सर्टेनली ट्रांसमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। सेकंड होल्डर को जाकर फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, शायद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फिर से देने पड़े। तो ये सब पेपर वर्क तो करना पड़ेगा, बट इसमें जो बहुत इजी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ये है कि ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब अगर आप देखिए कि सपोज अगर आप आइदर लाइक इवन इफ इट्स आइदर अ सर्वाइवर, अगर दो होल्डर्स हैं और कोई बेनिफिशियरी नहीं है फॉर एग्जांपल, या कोई नॉमिनी नहीं है, सॉरी नॉट बेनिफिशियरी, अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो इन सब केसेस में क्या होता है कि जो भी लीगल एयर्स हैं, राइट, उनको एक तो जाकर लीगल एयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अगर विल ना हो, एंड मोस्ट केसेस में विल नहीं होती है, और लीगल एयर सर्टिफिकेट बनाने में मतलब आपको एक्सपेंस खर्चे होते हैं, टाइम लगता है। तो जो सारा ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है, मतलब 6 महीने से 1 साल तक भी लग जाता है वो एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसीलिए वाइल ये आइदर और सर्वाइवर का ये बेनिफिट है कि ऑटोमेटिकली जो सर्वाइविंग होल्डर है वो जाके एसेट्स को क्लेम कर सकते हैं, बट थोड़ा तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो सर्वाइविंग मेंबर भी नहीं है और आपने नॉमिनी नहीं डाला है, तो जो लीगल एयर्स हैं उनको काफी मतलब पेपर वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा और डिले भी हो सकता है ट्रांसमिशन में। बिल्कुल, तो कानूनी पचड़े में पूरा मामला फंस सकता है, ये इस पूरी बात का नटशेल में निष्कर्ष निकलकर ज़रूर आता है। इसलिए नॉमिनी रखना या वसीयत में नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की। अगर नॉमिनी नहीं है तो अभी बनाना जरूरी है। 30 जून 2024 आखिरी डेडलाइन है नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने की। अगर आप नहीं चाहते कोई नॉमिनी रखें तो फिर आप ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर सकते हैं।
एक सवाल भी हमारे पास जो आया नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ, उसको ज़रा समझ ले और जानते हैं कि लोग क्या जानना चाहते हैं नॉमिनेशन के बारे में। राजीव भाटिया हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा विकास कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की प्रक्रिया को अपडेट करने का तरीका क्या है। अगर मानिए किसी ने ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा है तो क्या उसको भी आगे जाके चेंज किया जा सकता है? क्या अपडेशन आसान है? जी, सो राजीव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेशन अगर आपने ऑप्ट आउट किया है तो आप कभी भी अपना नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म होता है नॉमिनेशन का फॉर्म, वो आप उसमें नॉमिनी की डिटेल्स डाल दीजिए। अगर नॉमिनी मेजर है तो उनकी पैन कार्ड के डिटेल्स उस फॉर्म में भर के, रिलेशनशिप क्या है और परसेंटेज, अगर सिंगल नॉमिनी है तो 100%, अगर दो है तो 50-50 या जो भी आप तय करना चाहते हैं वो करके आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम किया जा सकता है। मान लीजिए आपने एक नॉमिनी पहले रखा था और अभी आपको लगता है कि एक के बदले में दो नॉमिनी कर सकता हूं, तो आप दोबारा से फॉर्म भर के अपडेट कर सकते हैं। या आपने दो नाम रखे थे, अभी आप उसको एक में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जनरली सिंगल यूनिट होल्डर जो है वो ऑनलाइन भी नॉमिनी कर सकते हैं अपडेट अपना। और यदि आप उसको फिजिकल फॉर्म में करना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म भर के अपने फंड हाउस में डायरेक्टली जमा कर दीजिए, या अपने जो ब्रोकर या सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं और इसमें कोई वो बाइंडिंग नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते। तो नॉमिनी एक बार कर दिया तो चेंज कर सकते हैं आप, इसके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा मौजूद है। मृन, इस पर आपने ज़रूर क्लैरिफिकेशन दिया है, पर फिर भी जैसे हमारे एक दर्शक है सुवलाल डागा, उन्होंने पूछा है कि एक विल और एक नॉमिनी में अंतर क्या होता है। हमने बात की वसीयत की, और वसीयत सुपरसीड्स एवरीथिंग, बट स्टिल कहाँ पर कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जहाँ पर अगर आप नॉमिनी भी बना देते हैं तो वो काफ़ी रहता है, और वहाँ पर वसीयत चाहे किसी के भी नाम हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर वसीयत ही हर जगह फाइनल स्टैंप वाला पेपर माना जाता है। और जब भी नॉमिनी किसी को बनाए या वसीयत बनाए तो बातों का ध्यान क्या रखना है? तो इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी प्रोडक्ट है जहां पर नॉमिनी विल गेट इज एंटाइटल्ड टू गेट द प्रोसीड्स, और सभी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इट इज द लीगल एयर। अब अगर हम विल बनाने की बात कर रहे हैं तो विल आप एक प्लेन पेपर पर बना सकते हैं। विल को रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, और आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। जो बहुत जरूरी है कि आपको डिटेल आउट करना है कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब होता है जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं, दे कुड बी समथिंग दैट्स वेरी प्रेशियस टू यू आल्सो, एंड इट कुड बी बुक्स फॉर एग्जांपल, राइट। सो जो भी चीजें आपको पास ऑन करनी है, आपको उसकी लिस्टिंग देनी है, और आपको ये बताना है कि आप कैसे चाहते हैं कि ये एसेट्स पास ऑन होएं। अच्छा, बहुत जरूरी है कि एक विल में दो विटनेसेस होने चाहिए, एंड द विटनेसेस आर ओनली विटनेस द साइनिंग ऑफ द विल। दे डोंट नीड टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द विल। बाकी एक और दो और चीजें बहुत जरूरी होती हैं विल में लिखनी। आपका ये एग्जीक्यूटर कौन होगा, कौन ऐसा इंसान है जो आपकी विशेस को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज द एग्जीक्यूटर। तो इसके बारे में भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आप किसको नॉमिनेट करें, क्योंकि जो एग्जीक्यूटर होता है उनको पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम ये काम करने को तैयार हैं। दूसरी, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए ये काम करने के लिए, क्योंकि काम तो काफी रहेगा ये सब विल एग्जीक्यूट करने में। ऑल्सो कोविड में हमने काफी देखा था कि दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और माइनर चिल्ड्रन हैं। तो सर्टेनली अगर माइनर चिल्ड्रन है तो आपको विल में ये जरूर लिखना पड़ेगा कि इनके गार्डियन कौन रहेंगे। इस बारे में भी आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो विल के अपने बहुत ज्यादा फायदे हैं। नॉमिनी ओनली मेक्स इट इजियर एंड फास्टर टू गेट द एसेट्स, बट नॉमिनेशन डज नॉट रिप्लेस द विल, एंड विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेट्स या आपके जो वेल्थ है वो इजीली आपकी फैमिली को पास ऑन हो, तो इसके लिए एक विल बनाना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हमने समझा विल की अहमियत को भी। क्लेम करने जब अवसर आता है, मौका आता है विकास, तो ऐसे में स्पेशली म्यूचुअल फंड कितना आसान है क्लेम करना, और क्या कुछ स्पेशल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ सकती है म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को अगर क्लेम करने हैं यूनिट्स?
सो स्वाति देखिए, ऐसे केस में जैसे मान लीजिए एक सिंगल होल्डर है और नॉमिनी है, ठीक है। सिंगल होल्डर की डेथ हो जाती है तो ट्रांसमिशन फॉर्म होता है, वो ट्रांसमिशन फॉर्म T3 लेके जो नॉमिनी है उसके KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो उसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक की कॉपी, और इनफैक्ट जब वो यूनिट्स उनके नाम पे ट्रांसमिट हो रहे होंगे तो उनको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, विच इज कंपल्सरी। तो अब इसमें दो केसेस हैं, या तो नॉमिनी विड्रॉ करना चाहता है मनी, तो फिर वो पूरा क्लोज ही हो गया इन्वेस्टमेंट, और यदि यूनिट्स ट्रांसमिट हो जाते हैं नॉमिनी के नाम पे और उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको भी आगे फर्दर एक न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है। तो KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ नॉमिनी आर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लस द ट्रांसमिशन फॉर्म जो हमने बात किया वो। लेकिन यदि ट्रांसमिशन ये यूनिट जो वैल्यू उनकी अगर अधिक हो, 2 लाख के ऊपर हो, तो इट हैज टू बी नोटराइज्ड फ्रॉम द कोर्ट, और उसमें जो बैंक मैनेजर होते हैं, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, उनसे भी अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन और वो। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो KYC से रिलेटेड है, यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं नॉमिनी को। ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको सबमिट करके आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं किसी भी संपत्ति को। एक सवाल जो हमारे एक दर्शक मोहित सिंह ने भेजा मृन, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके एक दोस्त ने जिनका परिवार में कोई नहीं था, उनके बच्चे नहीं थे, वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने PF और ग्रेच्युटी में अपने दोस्त के बच्चे को नॉमिनी बनाया। अब उनके परिवार में, इमीडिएट परिवार में तो कोई नहीं, लेकिन उनके भाई ज़रूर हैं जिन्होंने नॉमिनी बनाया है। अब उनका ये सवाल रहा कि अगर दोस्त ने मेरे बच्चों को नॉमिनी बना दिया तो क्या जो जिसमें उन्होंने नॉमिनी बनाया है PF या ग्रेच्युटी का पैसा क्या मेरे बच्चों को मिलेगा या फिर उनके भाई भी उस पर क्लेम कर सकते हैं? तो ऐसे केस में क्या सिनारियो में क्या रहता है? मेरे ख्याल से तो जो उनकी अगर उनके लीगल एयर्स हैं एंड सर्टेनली उनके भाई लीगल एयर हैं, राइट, तो लीगल एयर का सबसे पहले हक होगा। अगर विल नहीं है, अगर उन्होंने विल लिखी है और बोला है कि फ्रेंड के बच्चों को जाएगा तो ऑफ कोर्स फ्रेंड के बच्चों को जाएगा। बट अगर उन्होंने विल नहीं लिखी है देन अगेन द सक्सेशन एक्ट विल अप्लाई। एंड सक्सेशन एक्ट में सपोज सबसे पहले तो सपोज फैमिली नहीं है, but if parents are there, for example, his mother is there, then it's his mother followed by his father, followed by the siblings, right? So certainly, मेरे ख्याल से तो भाई को ही जाएगा उनके assets. ओके, तो बात वहीं पर आ जाती है, अगर लीगल हियर होंगे तो लीगल हियर को ही पैसा जाएगा। हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर उनके भाई देते हैं कि उनके दोस्त के बच्चों को ये पैसा जा सकता है, फिर किसी भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ बारीकियां हमने समझी नॉमिनेशन को लेकर। खासतौर पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन आपको पूरा करना है, अगर अब तक आपने नहीं किया है। 30 जून 2024 तक सेबी ने फिलहाल ये डेडलाइन रखी है। धन्यवाद करेंगे विकास और मृन आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।